हेलो, जय हिंद दोस्तों। मैं जयप्रकाश आप सभी को स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल जेपी स्टडी सेंटर में। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं प्राचीन भारत के इतिहास। और प्राचीन भारत के इतिहास में आज जो है 10वां लेक्चर वो गुप्त उत्तर काल के बारे में। इससे पहले हम लोग पढ़े थे गुप्त काल के बारे में। अगर वह वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं तो उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप लोग जाकर देख लीजिएगा। चलिए हम लोग देखते हैं। गुप्त उत्तर काल की बात की जाए तो गुर्जर प्रतिहार वंश की जो स्थापना किस शासक ने किया था? तो नागभट्ट प्रथम ने क्या किया था? गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना किया था। राष्ट्रकूट साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? दंती दुर्ग ने राष्ट्रकूट साम्राज्य की स्थापना किया था। गुप्तोत्तर काल में भारत में मुख्यतः किसका आयात किया जाता था? घोड़ों का। भारत में गुप्तोत्तर काल में किसका आयात किया जाता था? घोड़ों का किया जाता था। पड़ोसी देशों से घोड़े मंगवाया जाता था। मौखरी शासकों की राजधानी कहाँ स्थित थी? कन्नौज। मौखरी जो शासक थे उनकी जो राजधानी कन्नौज में था। सम्राट हर्षवर्धन ने अपने शासनकाल में कन्नौज तथा प्रयाग में 2 बौद्ध महासम्मेलनों का आयोजित किया था। अर्थात सम्राट हर्षवर्धन क्या थे? उन्होंने हिंदू धर्म को छोड़कर बौद्ध धर्म को अपना लिए हुए थे। जब ह्वेन-सांग जब चीनी यात्री जब भारत में आया था उस समय उन्होंने क्या किए थे? उनकी बातों को सुनकर उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। और कन्नौज तथा प्रयाग में 2 बौद्ध सम्मेलन का आयोजन किए हुए थे। बाल विवाह प्रथा की शुरुआत किस शासनकाल में हुआ था? तो कुषाण शासनकाल में क्या हुआ था? बाल विवाह प्रथा की शुरुआत हुआ था। प्राचीन भारत में सिंचाई कर को क्या कहते थे? तो विदक भागम। विदक भागम जो किसको बोले थे? सिंचाई अर्थात खेती बाड़ी करने के लिए जो कर दिया जाता टैक्स, उसे विदक भागम कहा जाता था। नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? तो वो बिहार राज्य में स्थित है। नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? तो वो बिहार राज्य में, और उसकी राजधानी पटना है। और वहाँ के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी हैं। ह्वेन-सांग किस राजा के शासनकाल में भाषण आया था? भारत में आए हुए थे। तो सम्राट हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया हुआ था। भारत में नारियल की खेती की आरंभ कब हुआ था? तो सातवाहन काल में क्या हुआ था? भारत में नारियल की खेती की शुरुआत हुआ था। कोसई शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था? रेशम के लिए। रेशम के वस्त्र या रेशम के लिए कोसई शब्द का प्रयोग किया जाता था। गुप्त उत्तर काल में प्रमुख व्यापारिक केंद्र कौन था? तो कन्नौज। कन्नौज जो था गुप्त उत्तर काल में प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। ह्वेन-सांग की भारत में यात्रा के समय सूती वस्त्रों का जो प्रमुख उत्पादक केंद्र या सबसे प्रसिद्ध नगर था वो मथुरा था। सूती वस्त्रों के लिए जो प्रमुख प्रसिद्ध केंद्र था वो कौन था? मथुरा था। जब हुए कौन आए थे? जब ह्वेन-सांग, एक चीनी यात्री ह्वेन-सांग जब भारत में आया था उस समय भारत में सूती वस्त्रों के लिए जो विख्यात नगर था वो मथुरा था। गुप्तोत्तर काल में भूमि का स्वामित्व किसके हाथ में होता था? ग्राम सभा। ग्राम सभा के हाथ में गुप्तोत्तर काल में भूमि का स्वामित्व किसके हाथ में था? ग्राम सभा के हाथ में। भारत में सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय है तो वो नालंदा विश्वविद्यालय भारत में सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय। हर्ष के प्रशासन में अवंती युद्ध एवं शांति का अधिकारी था। अवंती कौन था? युद्ध एवं शांति का अधिकारी कौन था? अवंती था। इसके अतिरिक्त भी कुछ अन्य अधिकारी थे जो नीचे दिए हुए। सिंहनाद। सिंहनाद जो होता था उन्हें सेनापति का बोला जाता था। जो सेनाओं का जो मेन अधिकारी होते थे सेनापति को सिंहनाद बोला जाता था। कुंतल अश्व सेना का जो प्रधान अर्थात जो वैसा सेना जो घोड़े पे सवार होकर युद्ध करते थे उनका जो प्रधान होता था कुंतल कहलाता था। स्कंदगुप्त हस्त सेना का प्रधान, हस्त हाथी गज, हाथियों का जो सेना का जो प्रधान होता था उसे बोला जाता था स्कंदगुप्त। सामंत या महाराज नागरिक प्रशासन का जो प्रमुख केंद्र होता था वो महाराज या सामंत कहलाता था। 3री शताब्दी में वारंगल किसके लिए प्रसिद्ध था? तो लोहे के यंत्रों एवं उपकरणों के लिए। लोहों के यंत्रों एवं उपकरणों के लिए कौन सा प्रश्न था? या 3री शताब्दी में कौन सा क्षेत्र ज़्यादा प्रसिद्ध था? तो वे वारंगल क्षेत्र।
तीसरी शताब्दी में जो था वारंगल किसके लिए प्रसिद्ध है? तो वहाँ वारंगल में लोहे का उपकरण बनाया जाता था। पुराणों के अनुसार चंद्रवंशीय शासकों का मूल स्थान किसे माना जाता था? तो प्रतिष्ठा नगर को क्या किया गया? चंद्रवंशियों का मूल निवास या स्थान माना गया। हर्षचरित्र नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? वानभट्ट, जो कवि थे। ये किनके दरबार में कवि थे? तो वे सम्राट हर्षवर्धन के शासनकाल के थे, इसलिए उन्होंने एक पुस्तक लिखे थे हर्षचरित्र, वो वानभट्ट ने रचे हुए थे। हर्ष का शासनकाल कब से कब तक था? तो वो 606 ईस्वी से लेकर 641 ईस्वी तक था। भारत में सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय है तो नालंदा विश्वविद्यालय में। भीनमाल की यात्रा किस चीनी यात्री ने की थी? तो हुएन ने भीनमाल की यात्रा की थी। चीनी यात्री इत्सिंग ने बिहार का भ्रमण किस समय किया था? तो वह 672 ईस्वी में किया हुआ था। हर्ष को 3 नाटकों प्रियदर्शिका, रत्नावली, नागानंद के रचयिता के रूप में भी जाना जाता है। अर्थात क्वेश्चन आ जाएगा, हर्ष को कितने नाटकों के रचयिता के रूप में जाना जाता? 3। वो कौन कौन है? प्रियदर्शिका, रत्नावली तथा नागानंद। नालंदा विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया था? विख्तियार खिलजी ने क्या किया था? नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया था। नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण फिर किसने करवाया था? तो कुमारगुप्त प्रथम ने। किस काल में जजमानी व्यवस्था कहलाने वाली एक नए प्रकार की व्यवस्था की सामाजिक व्यवस्था की शुरुआत भारत में हुआ? तो वो उत्तर गुप्त काल में हुआ था। सम्राट हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित किए हुए थे? तो वे कन्नौज। सम्राट जो हर्षवर्धन थे उन्होंने क्या किया? अपनी राजधानी थानेश्वर से कन्नौज को कर दिया। कवि वानभट्ट कहाँ के निवासी थे? तो वे औरंगाबाद महाराष्ट्र के थे। नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणवर्ती अभियान को पुलकेशिन द्वितीय ने रोक दिया था। तो नर्मदा नदी के नज़दीक में सम्राट हर्षवर्धन तथा पुलकेशिन द्वितीय के बीच युद्ध हुआ था, जिसमें से सम्राट हर्षवर्धन को हार की सामना करना पड़ा था। चीन में दूध भेजने वाले प्रमुख भारतीय शासक या गुप्तकालीन शासक हर्षवर्धन, यह जो किस वंश या से संबंधित थे? तब पुष्यभूति वंश से संबंधित थे। नरसिंह द्वितीय, यह पल्लव वंश से संबंधित था। यशोवर्मन, यह कन्नौज नरेश के पुत्र थे यार। उनके शासनकाल में कहाँ गए थे? उन्होंने चीन का यात्रा किए थे। चीन की यात्रा किसने किया था? कन्नौज नरेश के शासनकाल में यशोवर्मन किया हुआ था। कुलोत्तुंग प्रथम, यह चोल वंश के शासनकाल में कहाँ गया था? चीन गया था। बात की जाए मौर्योत्तर काल, मौर्य द्वारा निर्मित सूरदर्शन झील जो कठियावाड़ा में है, उसको जीर्णोद्धार किस शासक के द्वारा किया गया था? तो रुद्रदामन प्रथम के द्वारा। रुद्रदामन प्रथम किस शक शासक थे? शक शासक रुद्रदामन ने क्या किया था? सूरदर्शन झील को क्या किया था? जीर्णोद्धार किया था। आशा करता हूँ यह वीडियो आपको समझ में आ गया। अगर यह वीडियो आपको समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ हमारे चैनल जेपी स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हमारे द्वारा जो भी वीडियो अपलोड किया जाएगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो चलिए लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।